वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर 10 दैट इज़ ग्रेविटेशन, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था टॉपिक ग्रेविटेशन के बारे में, साथ ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्री फॉल। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ फ्री फॉल। और फ्री फॉल क्या होता है? सबसे पहले फ्री फॉल को समझने के लिए हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जो हमने परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी में आपने क्या करना है, एक स्टोन लेना है, उसे ऊपर की साइड फेंकना है। वो कुछ साइड तक ऊपर जाता है, आपको पता है स्टोन हो बॉल हो, जब आप उसको ऊपर की साइड फेंकते हो वो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाती है, थोड़ी हाइट तक। उसके बाद वो दोबारा कहाँ पे आते हैं, स्टोन हो जब बॉल हो दोबारा डाउनवर्ड नीचे की साइड आ जाते हैं, नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। हमने ये पढ़ा था कि जो अर्थ है वो अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट्स को अपनी साइड्स, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट जो ऊपर हम फेंकते हैं वो कहाँ पे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। ये किसके कारण होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जब ये ऑब्जेक्ट फॉल करते हैं अर्थ की साइड अंडर दिस फोर्स अलोन, सिर्फ इस फोर्स के कारण, तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या हैं, आर इन फ्री फॉल। याद रखिए, अंडरलाइन करके रखिए, फ्री फॉल की डेफिनेशन है कि जब भी फॉल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट किसकी साइड, अर्थ की साइड, सिर्फ एक ही फोर्स के कारण। कौन सी फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्री फॉल में है, वो नीचे आ रहा है। कौन सी फोर्स के कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, और वो फ्री फॉल में है इस टाइम पे। तो जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो क्या उसकी वेलोसिटी में, जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या कोई चेंज आता है? तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट गिरता है ना, कोई भी उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, ना ही उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज आता है। अगर वो नीचे की साइड आ रहा है, अगर वो सीधा स्ट्रेट आ रहा है, सीधा स्ट्रेट ही आएगा, वो लेफ्ट या राइट की साइड नहीं मुड़ता, उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अर्थ की अट्रैक्शन के कारण उसकी जो वेलोसिटी है ना, उसमें चेंज आ जाता है। किसकी वेलोसिटी में? ऑब्जेक्ट जो कहाँ पे आ रहा है, अर्थ की साइड आ रहा है। और कोई भी चेंज जो वेलोसिटी में जब भी होता है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आया है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड होगी। और जब ऑब्जेक्ट फॉल करता है टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की साइड, तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन इन्वॉल्व होगी। क्यों इन्वॉल्व हुई? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आता ही आता है, और जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। इसका मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की साइड आता है तो एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होती ही होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है ना, ये किसके कारण हुई है? अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, क्योंकि उसी फोर्स के कारण वेलोसिटी जो थी ऑब्जेक्ट की वो चेंज हुई है। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। आज हम सिंपली भी बोल सकते हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की उसके कारण प्रोड्यूस हुई हो, या सिंपली बोल सकते हो वो एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी के कारण प्रोड्यूस हुई हो। और इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कैपिटल जी से डिनोट करते हो, और आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अब ये जो जी है तो ये एक्सेलरेशन ही है, लेकिन प्रोड्यूस हुई है ग्रेविटी के कारण। तो ये है एक्सेलरेशन, इसीलिए जो यूनिट, ऐसा यूनिट किसका होता है? आपका एक्सेलरेशन का होता है, वही यूनिट होगा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन का यूनिट आपका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट भी क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें पता है कहाँ से? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, कि जो फोर्स होती है वो इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, याद रखिए, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो सेकंड लॉ था मोशन का, उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होती है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कल भी हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो एक्सेलरेशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है किस पे? फोर्स पे, और इन्वर्सली किस पे? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। अगर मास जो है स्टोन का, एक्टिविटी जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर उसमें स्टोन का मास कितना ले रहे हैं? स्मॉल m ले रहे हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि जो एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हुई है फॉलिंग ऑब्जेक्ट में, वो किसके कारण हुई है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हुई है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? जी से। तो इसलिए
जो मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स इस केस में न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगी आपकी किसके इक्वल होगी, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसा कि मैंने अभी भी आपको बताया न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन ये एक्सेलरेशन तो हमारी सिंपल एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे अगर हमने फॉलिंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ले रहे हैं वो किसके कारण है, आपकी ग्रेविटी के कारण है। जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह यहाँ पे एक ही जगह आ रहा है जी। ठीक है, अब इक्वेशन आपकी 10.4 और 10.6 की अकॉर्डिंग 10.4 वाली जो इक्वेशन थी आपकी कि फोर्स जो होती है इक्वल्स टू जी मास जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इक्वेशन जो थी, ये भी आपकी फोर्स है, ये भी आपकी क्या है, फोर्स है। ये फोर्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अगर ये इक्वल हैं इसी फोर्स के अकॉर्डिंग एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, ये यहाँ से इक्वेशन आपकी प्रोड्यूस हुई है। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो जी है, ये जो एम आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, अगर हम इसे राइट साइड पे लेके जाए तो ये डिवाइड में चला जाता है, और जब ये डिवाइड में यहाँ पे जाएगा एम आपका, ये एम और ये एम जो है वो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, स्मॉल एम जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जी की वैल्यू आपकी आएगी कैपिटल जी इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। जो कैपिटल एम है वो मास है आपका अर्थ का, डी जो है डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हो। अगर हम लेट करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे हो, जहाँ तो ऊपर हो, जहाँ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ पे हो, जहाँ अर्थ के ऊपर ही हो, जहाँ अर्थ के पास हो, उस केस में जो डिस्टेंस डी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। सॉरी, डिस्टेंस डी जो है वो आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, रेडियस ऑफ द अर्थ। क्यों, अगर ये आपकी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ की फिर उस केस में अगर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे आता है तो अर्थ की यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, सैंडी सर्कुलर शेप में हो गया ना, ये आपका रेडियस होता है। तो हमने रेडियस से इक्वल ले लिया, आर के इक्वल ले लिया, तो उस केस में आपका डी की जगह पे क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। ये सिंपली डी स्क्वायर की जगह आपने लिख दिया आर स्क्वायर। ठीक है, इस इक्वेशन में नहीं है, ये ऊपर वाली फोर्स वाली इक्वेशन में है जो हमने पहले निकाली थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर से ये जी एम अपॉन आर स्क्वायर आप डायरेक्टली इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू। अर्थ जो है वो परफेक्ट स्फीयर तो है नहीं, इसलिए रेडियस जो है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाता है पोल्स पे और डिक्रीज हो जाता है कहाँ पे, पोल से इक्वेटर की साइड जाते क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वैल्यू जो जी की है वो ग्रेटर कहाँ पे होगी, पोल पे, और इक्वेटर पे जाके क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, तो ज़्यादातर जो भी हम कैलकुलेशन लेते हैं ना, मोस्टली हम क्या करते हैं जी को ज़्यादा या कम क्या कांस्टेंट लेते हैं कहाँ पे, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऑन या नियर द अर्थ हो उस टाइम पे हम जी को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो ऑब्जेक्ट्स दूर होते हैं अर्थ के, वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हम फाइंड करते हैं, जो आपको यहाँ पे इक्वेशन दी गई है 10.7, इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं उन ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जैसे हमने कैपिटल जी जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड की थी ना, है ना, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू, वैसे ही हम फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी, स्मॉल जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये है हमारे पास इक्वेशन, इसमें हमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर था ना हमारे पास ये वैल्यू। यहाँ पे है कैपिटल एम है मास ऑफ अर्थ, जो हमें पता होना चाहिए 6 इंटू 10⁻24 kg। दूसरा है रेडियस का स्क्वायर, रेडियस होता है आपका 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, तो बाहर स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर लगाया गया है। याद रखिए ये कांस्टेंट वैल्यू है, ग्रेविटेशनल फोर्स की भी वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू भी होती है, रेडियस भी है आपके पास अर्थ का। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहाँ पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये वैल्यू आपके माइंड में होनी चाहिए हमेशा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर।
मास आपका अर्थ का कितना होता है 6 × 10⁻64 kg। रेडियस ऑफ अर्थ आपका कितना होता है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ठीक है, ये सब वैल्यू आपने थोड़ी लर्न रखनी है क्योंकि आपको आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करने होते हैं वहाँ पे आपका इनका यूज़ होगा। नेक्स्ट आपका फ्री फॉल में जो नेक्स्ट आपका सब टॉपिक है कि मोशन जो होती है ऑब्जेक्ट की उनको क्या इफेक्ट पड़ता है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ का। चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। ये सारे ऑब्जेक्ट चाहे वो खाली हों चाहे सॉलिड हों, हॉलो मीन्स खाली हों चाहे सॉलिड हों, बड़े हों छोटे हों, वो जब गिरते हैं हाइट से तो सेम रेट पे गिरते हैं। ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, एक शीट ऑफ पेपर लेंगे, एक स्टोन ले लेंगे। शीट ऑफ पेपर आपको पता है एक पेपर की शीट्स लेनी है सिर्फ, कितनी हल्की होती है। तो स्टोन आपका जो भी वेट हो स्टोन लेना है, ड्रॉप करना है उनको एक साथ फर्स्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग से फेंक देना है वहाँ से। ठीक है, ऊपर से छोड़ देना है। ऑब्जर्व करना है क्या वो दोनों एक टाइम पे अर्थ पे पहुँचते हैं। आपको पता है ये सिंपल सी एक्टिविटी है। आपको पता है पेपर जो है ना वो स्टोन से थोड़ी सी देर में बाद में पहुंचेगा। स्टोन जो है वो पहले पहुंच जाएगा, पेपर जो है वो बाद में पहुंचेगा। तो ये क्यों हुआ, एयर रेजिस्टेंस के कारण, एयर की रुकावट के कारण। एयर ने क्या किया, रुकावट पैदा की, फ्रिक्शन पैदा की किसके रास्ते में, जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जो रेजिस्टेंस एयर ने ऑफर की थी ना पेपर को वो ज़्यादा थी किसके कंपेरिजन में, स्टोन के कंपेरिजन में। मीन स्टोन जो था उस रेजिस्टेंस को पार कर गया लेकिन पेपर उस रेजिस्टेंस को, जो एयर की रेजिस्टेंस की रुकावट थी ना उसको नहीं पार कर पाया, वो थोड़ा सा अटक गया रास्ते में। अगर हम एक्सपेरिमेंट करते ग्लास जार में जिसमें एयर जो होती है सख्त होती है, ग्लास जार में आपकी एयर वहाँ पे होगी नहीं, तो उस केस में पेपर और स्टोन दोनों सेम रेट से पहुँचेंगे कहाँ पे, अर्थ में। इसका मतलब एयर जो है वो रुकावट पैदा कर रही थी पेपर के रास्ते में, अदरवाइज पेपर और स्टोन दोनों इकट्ठे पहुँचते कहाँ पे, अर्थ में। हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है जब भी वो नीचे फ्री आता है, फ्री फॉल होता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। हमने इक्वेशन भी देखी जो आपकी 10.9 इक्वेशन है उसमें देखिए कि जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है, जो एक्सपीरियंस हो रही है ऑब्जेक्ट में, वो इंडिपेंडेंट है ऑफ इट्स मास। उसमें उसके मास का कोई लेना देना ही नहीं है। ये है ना आपकी इक्वेशन, देखिए ये G/m/d², या r² जो भी लो, यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये मास ऑफ अर्थ है, जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ है। मास तो है ही नहीं ऑब्जेक्ट का। इसका मतलब ऑब्जेक्ट चाहे आपका खाली हो, बड़ा हुआ हो, छोटा हो, बड़ा हो, वो अर्थ पे सेम रेट पे आता है, उसका मास उस पर कोई डिपेंड नहीं करता। एक स्टोरी के अकॉर्डिंग गैलीलियो जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ड्रॉप किए छोड़े थे बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट, कहाँ से, टॉप ऑफ लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा जो इटली में है, कितना फेमस टावर है। वो प्रूव किया था इस चीज़ को कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो सेम स्पीड से फॉल करते हैं अर्थ की साइड पे। अगर जी जो है आपको पता है कांस्टेंट होता है नियर द अर्थ, तो जितनी भी इक्वेशंस हैं आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने किया हुआ है ना मोशन चैप्टर में, वो वैलिड होती हैं। और हम एक्सेलरेशन को उस केस में जो ए एक्सेलरेशन है उसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, जी से। इक्वेशन आपको पता है ना, v=u+80 s=ut+12 v²=u²+2as। यहाँ पे ए को अगर हम रिप्लेस कर दें जी से तो ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइड होती हैं। ठीक है, इनसे भी हम करते हैं, इन जो न्यूमेरिकल हैं वो आप इनके साथ यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने ये बताया है कि मीन्स जो जी है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना आपकी जी, वो अगर हम रिप्लेस करते हैं यहाँ पे ए को जी से, क्योंकि ए भी आपकी एक्सेलरेशन और जी भी आपकी एक्सेलरेशन है, तो वो सेटिस्फाई करेगी इन इक्वेशन को। आपको पता है इन इक्वेशन में यू और वी, यू आपकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, वी आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है, एस आपकी डिस्टेंस कवर होती है, टी आपका टाइम होता है। जब हम अप्लाई करेंगे इन इक्वेशन को तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन जो है ए पॉजिटिव कब लेते हैं, जब वो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेशन की कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, अगर एक्सेलरेशन भी उसी के साइड पे होगी तो आपका ए पॉजिटिव होगा। ठीक है, और एक्सेलरेशन को नेगेटिव कब लेना है, जब वो मोशन के अपोजिट हो। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अगर जो है वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन नीचे की साइड है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी अगर नीचे की साइड है तो आपको पॉजिटिव लेना है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वेलोसिटी ऊपर की साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो आपने एक्सेलरेशन को क्या करना है, नेगेटिव लेना है।
ये जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे यहाँ पे आपको तब पता चलेगा कि हमने एक्सेलरेशन को नेगेटिव पॉजिटिव कब लेना है। एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है, वो उसको आपने अपवर्ड की साइड फेंका है, वो थोड़ी हाइट तक गया 10 मीटर तक। आपने कैलकुलेट करनी है उसकी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो जब उसे ऊपर फेंका। उसके बाद नेक्स्ट निकालना है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कितना टाइम लगा उसे हाईएस्ट मतलब पॉइंट तक जाने में। डिस्टेंस तो आपकी 10 मीटर बताई है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 मीटर, हमें नहीं पता फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है आपकी जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, लेकिन इस केस में आपकी एक्सेलरेशन जो है -9.8 है, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होती है, डाउनवर्ड, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है। अगर आप ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंकते नीचे की साइड, उस केस में आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती, पॉजिटिव होती। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फ्री फॉल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।